हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस छोटा सा यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज इस चैनल पे डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं मेरे यानी जतिन वर्मा के साथ 27 दिसंबर 2017 के लिए। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी पे आप ये एनालिसिस जो है डेली बेसिस पे पा सकते हो। सिंपली www.unacademy.com पे आपको विजिट करना है और जतिन वर्मा नाम से ये प्रोफाइल है, वहां पे आप सर्च कर सकते हो। इसके अलावा आप फेसबुक पे भी जतिन वर्मा नाम, जतिन वर्मा 0509 ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल आईडी है विदाउट एनी स्पेस। ये सर्च करके आप मेरे को फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। वहां पे करंट अफेयर्स का एक ग्रुप बना हुआ है, करंट अफेयर्स विद जतिन वर्मा करके। वहां पे भी आप जो भी कंटेंट रेलेवेंट शेयर किया जाता है, पीडीएफ या कभी कभी क्वेश्चंस मेंस के लिए, उन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और कुछ कुछ क्वेश्चंस वहां पे आप सबमिट भी कर सकते हो मेंस के जो इवेल्युएट करने के लिए, राइट। और गाइस, ये बताना चाहूंगा कि इस आज के 27 दिसंबर के डीएनए का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल जतिन वर्मा पे मिल जाएगा, ठीक है। इसे मैंने अपडेट नहीं किया है, जतिन वर्मा विद स्पेस, राइट। तो ये वहां पे आप पा सकते हो। फेसबुक जैसा मैंने बता दिया। इसके अलावा जिनको पॉलिटी प्लस कोर्स के नहीं पता, पॉलिटी के कोर्स के बारे में नहीं पता है, अनअकैडमी प्लस पे आप विजिट कर सकते हो पॉलिटी प्लस, पॉलिटी के कोर्स के बारे में जानकारी पाने के लिए। कमिंग टू द फर्स्ट न्यूज, रिवील asset details by 31st जनवरी, IAS ऑफिसर्स हैव बीन टोल्ड। एक सर्कुलर इशू किया गया है 31 जनवरी, जिसमें ये डीओपीटी यानी कि जो कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि आईएएस ऑफिसर्स के लिए कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, सीसीए है, राइट। उन्होंने ये कहा है कि आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न्स, जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं कंट्री में 5004, उनको ये कहा गया कि आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न्स को सबमिट करो 31 जनवरी 2018 से पहले। अन्यथा जिनकी भी प्रमोशन ड्यू है उनको विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। क्या होता है कि आईएएस ऑफिसर्स अगर स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे काम करते हैं तो उनको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रमोट करना होता है या स्टेट गवर्नमेंट में भी किसी लेवल पे प्रमोट करना होता है, क्योंकि वो ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर्स होते हैं, तो डीओपीटी की सैंक्शन चाहिए होती है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की सैंक्शन चाहिए होती है कि उनके खिलाफ कोई करप्शन की इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ। क्योंकि क्या होता है, जब कोई आदमी प्रमोट हो रहा है, अगर पहले से ही किसी के खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं, तो प्रमोट होने के बाद तो ज्यादा स्कोप रहेगा करप्शन का। यानी कि जितना बड़ा लेवल, जितना सीनियर लेवल, उतना ज्यादा स्कोप फॉर करप्शन, बिकॉज उतनी ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स उतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसी के लिए पहले विजिलेंस क्लियरेंस मांगा जाता है। यूपीएससी के लिए भी क्लियरेंस मांगा, यूपीएससी का भी क्लियरेंस मांगा जाता है। इवन आईएएस बनने के बाद भी यूपीएससी ये क्लियरेंस देती है आपकी एक वैसे जो भी आपकी एक क्वालिफिकेशन रही है, जो भी आपकी मेरिट रही है, उस बेसिस पे। देन अगर विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा तो नेक्स्ट लेवल का जो प्रमोशन है वो नहीं मिलेगा। ये जो नियम है ये अप्रैल 4 2011 से लागू किया गया था। यानी कि हर साल जनवरी फरवरी के महीने में ये विजिलेंस क्लियरेंस के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न्स मांगी जाती है। यानी कि किसी आईएएस ऑफिसर के पास में 4 फ्लैट हैं या 1000 फ्लैट हैं या 1 फ्लैट है या 2 फ्लैट हैं, ठीक है, तो उन्हें ब्यौरा देना होता है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न का। इसमें यह नहीं बताना होता कि आपने एक साल में कितनी प्रॉपर्टी खरीदी है, सिर्फ ये बताना होता है लास्ट साल के मुकाबले इस साल आपकी प्रॉपर्टी कितनी बढ़ी है। पहले अगर 1 फ्लैट था, अगर 2 हो गए हैं, या एक जमीन एक बीघा लैंड थी, अब 10 बीघा हो गई है, तो लास्ट एंड टू एंड पॉइंट पे बताना है। यानी कि इसमें एक लकूने ये है कि इस साल के बीच में जो किया गया है, यानी कि एक बार प्रॉपर्टी ली, 4 बार बेच दी या 5 बार बेच दी, ठीक है, 5 प्रॉपर्टियां खरीदी और बेच दी, वो ब्यौरा नहीं देना है, एंड टू एंड देना है किसी को। मतलब अगर किसी को, मतलब एक वैसे जैसे होता है कि प्रॉपर्टी किसी को एक वैसे गिफ्ट में मिली, समझ रहे हो ना कौन सा गिफ्ट, तो गिफ्ट में प्रॉपर्टी मिल जाती है आईएएस बनने के बाद, या कोई देता है प्रॉपर्टी या कुछ भी। तो ये सब जो चीजें हैं, हम 99% सारे आईएएस ऑफिसर्स इतना ज्यादा काम करते हैं, ऑनेस्ट हैं, ठीक है। हम उस एक आईएएस ऑफिसर की बात करें जैसे कि जिनके खिलाफ करप्शन चार्जेस पहले देखे जा चुके हैं, राइट। तो इस केस में क्या होता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने डिस्पोज ऑफ कर दी तो वो मैटर नहीं करता। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके नाम पे, आईएएस ऑफिसर के नाम पे 31 जनवरी 2018 तक जिससे पहले की रिटर्न फाइल करनी है, सिर्फ वो बतानी है यहाँ पे। उसके बेसिस पे ये तय किया जाएगा कि आपकी आय से ज्यादा संपत्ति तो नहीं है, असेट्स डिसप्रोपोर्शनेट टू योर इनकम तो नहीं है, ये तय करेगा डीओपीटी। और अगर ऐसा होगा तो फिर विजिलेंस इंक्वायरी बिठाई जाएगी, फिर सारी कार्रवाई, वही सब कहानी। तो अब यहाँ पे क्या है, अब जैसे मान लो कि आईएएस ऑफिसर को प्रमोशन कब मिलता है, 5 से 6 से 7 से 8 साल के बीच में। अब किसी आदमी ने यदि अप्रैल 4 2011 को किसी आईएएस ऑफिसर ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, ठीक है, और आगे वो रिटर्न फाइल ही नहीं करेंगे जब तक उनका नेक्स्ट प्रमोशन ड्यू नहीं है, यानी कि 6 से 7 साल तक वो अपनी रिटर्न फाइल ना भी करे कोई आदमी, कोई आईएएस ऑफिसर, तो क्या होगा कि लास्ट में रिटर्न बतानी है। जब आपने ये रिटर्न फाइल करोगे
एक आपने एक रिटर्न फाइल करी 2011 में, दूसरी आप फाइल कर रहे हो 2017 में 31 दिसंबर को। इस बीचों बीच आपने जितनी भी प्रॉपर्टी खरीदी ये बेची, उसका कोई रिकॉर्ड देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है आपके नाम पे उसका देने का यहाँ पे ये है। लेकिन ये एक अच्छा कदम है विजिलेंस क्लियरेंस कि बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, क्योंकि पब्लिक फंक्शनरी है, सरकार का खजाना 5-5 ये कहते हैं कि मतलब 50-60 करोड़ की साइनिंग पावर रहती है चेक साइन करने की, और काफी सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, तो इनके यहाँ पे करप्शन का स्कोप होता है। तो जो भी पब्लिक ऑफिस में एम्प्लॉयड है उनके लिए प्रॉपर्टी रिटर्न अनिवार्य करना एक अच्छा कदम है। तो जो लोग थोड़ा रंगीन ख्वाब बुन के बैठे हो कि आईएएस बनने के बाद ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, थोड़ा विजिलेंस क्लियरेंस और ये सब चीजों को सोच के तैयारी कीजिएगा, ईमानदारी का जमाना है। देन कमिंग टू दिस थिंग, इंडियाज फर्स्ट पॉड टैक्सी ऑन द वे टू फॉलो द यूएस सेफ्टी नॉर्म्स। अब पॉड टैक्सी है क्या बेसिकली, पहले इसे समझ लेते हैं। पीआरटी बेसिकली पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इज एन एडवांस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजिंग ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिक पॉड कार्स to provide a taxi-like demand-responsive feeder and shuttle services for small group of travelers। यानी कि जैसे हम लोग लिफ्ट का यूजेस करते हैं एक वैसे, जैसे बटन दबाओ लिफ्ट आ जाती है, वैसे ही यहाँ पे बटन दबाओ और ये पीआरटी अवेलेबल हो जाएगी। या जैसे टिम्बल ट्रेल होता है तो वैसे ही शटल सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है एक वे में, मतलब ये जमीन पे चलती है, ऐसा नहीं है कि हवा में। लेकिन जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि कैसे ये सर्विस अवेलेबल रहती है, तो इसके पीआरटी में क्या होता है, डिमांड रिस्पॉन्सिव, यानी कि जैसे ही कोई बटन प्रेस करेगा उस बेसिस पे ही अवेलेबल रहेगी। ये सर्विस पहले लंदन और यहाँ सब पे अवेलेबल, मतलब ये वहां से हम इस मॉडल को बोरो कर रहे हैं। और इसके अलावा हुआ क्या था कि पहले जब ये प्रपोजल को फ्लॉट किया गया था तो नीति आयोग ने ये कहा था कि पहले कोई भी प्राइवेट प्लेयर, क्योंकि हम इंडिया में इसे पहली बार लेके आ रहे हैं, कोई भी प्राइवेट प्लेयर यदि इसे लागू करेगा तो पहले पायलट बेसिस पे 1 किलोमीटर पे इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए, यानी कि सिर्फ एक ट्रायल वर्जन इसका दिखाओ। उसके बाद में हम इसे जो है बड़े स्तर पे 12 किलोमीटर या 14 किलोमीटर जो भी हमने डेवलप करना है उसे बाद में करेंगे। ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 4000 करोड़ रुपए पॉड टैक्सी स्कीम की, इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, राइट। तो मेट्रो क्या है, मेट्रो दिल्ली मेट्रो या बेंगलुरु या कहीं पे भी मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, काफी सारे लोग एक साथ चलते हैं, ये क्या है, पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, राइट। 5 member कमेटी सेटअप फॉर टेक्निकल एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ पीआरटी कमेटी। The committee recommended the issuance of fresh expression of interest। expression of interest क्या होता है ये समझ लेना, पीपीपी पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट वगैरह में काम आता है। सरकार अपनी मंशा जाहिर करती है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जाहिर करती है कि वी वांट टू गेट दिस टेक्नोलॉजी इन इंडिया। कोई प्राइवेट प्लेयर यदि इच्छुक है इसमें, मतलब इंटरेस्टेड है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसे ऑटोमेटेड पीपल मूवर्स भी कहा जाता है। एपीएम स्टैंडर्ड्स हमने अमेरिकन एजेंसी से बोरो करे हैं, ASCE से, ताकि हम पुख्ता जो भी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं वो हम अपनी कंट्री में लागू करें। एंड द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एन एक्सेप्टेबल, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी जो अमेरिकन सोसाइटी फॉर सिविल इंजीनियर्स ने तय करी है, ऑटोमेटेड पीपल मूवर स्टैंडर्ड्स इन यूएसए, राइट। अभी के लिए ये था। और पीपीपी मॉडल, पायलट प्रोजेक्ट टू बी टेकन अप ऑन डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेसिस पे। अब ये होता क्या है, दिस मॉडल इज इन प्लेस इन लंदन और यूएस में भी ये मॉडल है, तो इसी को हम वहां से बोरो कर रहे हैं। अब DBFOT को समझते हैं, ये हमारी जो डिस्कशन है ये केटर करेगी GS मेंस पेपर 3 ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जैसे हम बुलेट ट्रेन वगैरह लेके आ रहे हैं आधुनिक तकनीकें, वैसे ही ये भी एक तकनीक है। 4000 करोड़ रुपए इसका प्राइस है। देन यहाँ पे DBFO क्या है, देखिए अब यहाँ पे एक थोड़ा सा अच्छा सा एग्जांपल दूंगा, गर्ल्स कोई जज्बाती नहीं होंगे प्लीज, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इन दिस मॉडल प्राइवेट पार्टी एज्यूम्स द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिजाइन कंस्ट्रक्शन। अब डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जैसे आप लोग बुटीक जाते हो, ठीक है, गर्ल्स की बात है, तो बुटीक में जाते हो, सूट कहीं और से खरीदते हो, डिजाइन कहीं और से कॉपी करते हो नेट से, ठीक है, और बुटीक वाले की जान खा जाते हो कि ऐसा डिजाइन बनना था, ये मतलब ये कलाकृति चाहिए थी। तो वैसे ही कई बार क्या होता है कि सरकार डिजाइन किसी और से बनवाती है, पार्टी ए से, और कंस्ट्रक्शन किसी और पार्टी से होती है बी से। तो जो पार्टी कंस्ट्रक्शन करने वाली होती है उन दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठता, मतलब वो बोलता है कि ऐसे डिजाइन बनाना था, ये ऐसे करना था, जैसे मतलब आप लोग करते हो बुटीक पे, वैसे ही यहाँ पे हो जाता है। तो डिजाइन किसी और का और कंस्ट्रक्शन कोई और करेगा, ऐसा नहीं होता इसमें। DBFOT में क्या होता है,
ये जो हमारे ये रखे हैं ना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स, DBFOT, बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर, ठीक है, फिर BOT है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर सॉरी, ठीक है। तो ये सारे मॉडल्स हैं। पे एज यू गो हमने डिस्कस करा था। ये इन्हें बेसिकली जिन लोगों को लगता है कि मतलब इकोनॉमिक्स अगर मेरे को बनाना है तो मतलब जो पेड कोर्स होगा अनअकैडमी प्लस पे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो कि मतलब एक तो या तो आपको फुल फ्लेजेड कोर्स चाहिए बेसिक्स प्लस करंट, या फिर सिर्फ करंट का, या फिर कुछ और, राइट। मतलब बेसिक्स प्लस करंट इकोनॉमिक सर्वे अपनी इसमें एक वैसे वोटिंग टाइप डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक मॉडल चलाते हैं, तो नीचे बता देना इसमें कमेंट सेक्शन में, राइट। और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस भी वो खुद ही ये करेगा, ठीक है। इसमें कोई तालमेल की दिक्कत नहीं आती। इसकी खासियत ये है क्योंकि अगर फाइनेंस में क्या होता है, सरकार पे कई बार आरोप लगा दिया जाता है PPP में कि सरकार ने जो है ये नहीं दिया, हमें फाइनेंस रिलीज नहीं किया। जैसे 25% प्रोजेक्ट पूरा होता है तो 25% कॉस्ट की प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उस टाइम पे रिलीज करी जाती है जब 25 हो जाएगा। 25% कंप्लीशन, 25% पेमेंट रिलीज, ठीक है। तो ऐसा होता है कई बार, मतलब क्या होता है कि ब्यूरोक्रेट्स या करप्शन के चार्जेस कई बार लग जाते हैं कि 25% रिलीज करने के लिए हमसे पैसे मांगे जाते हैं, तो इसीलिए PPP NPA हो जाता है, राइट। इसलिए ये ना हो, इसी के लिए सारा बीड़ा एक ही कंपनी को दिया जाता है। और जो प्रोजेक्ट के लिए क्लियरेंस वगैरह चाहिए NGT से या किसी से, वो सारा बीड़ा इनका ही होता है। मतलब कि सारा ठीकरा अगर PPP प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीशन नहीं होगा तो इनका रहेगा। अब आगे चलते हैं। BCI मल्स बैन ऑन प्रैक्टिस बाय लॉ मेकर्स मतलब पार्लियामेंटेरियंस या लेजिस्लेटर्स जो हैं हमारे। एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज कंसिडरिंग अ प्ली टू बैन lawmakers, members of parliament and MLAs from doubling up as practicing advocates, saying they are salaried public servants and cannot ride two horses at the same time। यानी कि पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वो कहाँ पे पब्लिक सर्वेंट्स हैं। अब गाइस ये जो हमने डिस्कशन करा है ना ब्यूरोक्रेट्स वाला, कुछ जो अभी मैं रूल्स डिस्कस करने जा रहे हैं हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के, वो इस यहाँ से एक तो ये चीज कॉपी कर लोगे किसके लिए, प्रोबिटी इन गवर्नेंस एथिक्स के पेपर के लिए, ठीक है। ये एथिक्स के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ टू एंश्योर द ऑनेस्टी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स और पीपल मैनिंग दी हाईएस्ट पोजीशंस इन द गवर्नमेंट। एक तो ये हो जाएगा एथिक्स के लिए, और दूसरा आपका ये जो रूल्स हैं सेक्शन 21 IPC का, ये नोट कर लेना अच्छे से। सेक्शन 21 IPC एंड सेक्शन 2C ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट MLAs इस परिभाषा के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स गिवन अंडर दीज टू सेक्शंस, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट्स की डेफिनेशन में MLAs और MPs आते हैं। तो इनका कहना है अलाउइंग देम टू प्रैक्टिस, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है उनका कहना है इनको प्रैक्टिस करने देना, और बाकी IAS ऑफिसर्स को या किसी और पब्लिक फंक्शनरी को, कॉलेज के प्रिंसिपल को पार्टिसिपेट नहीं करने देना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है कि मतलब फिर ब्यूरोक्रेट्स भी कहेंगे कि अगर मतलब मान लो कि कोई ब्यूरोक्रेट ज्यादा ऑनेस्टी के चलते कोई सस्पेंड हो जाता है तो वो भी फिर प्रैक्टिस करने लगेगा। तो ये सब ये किया है BCI ने, ये पिटीशन रखा गया है, ठीक है। एक वैसे डिफेंडिंग द लॉ ब्रेकर्स, उनका कहना है BCI का दैट इट अमाउंटेड टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कैसे, दैट MLAs MPs who get a salary and other benefits। हमारे यहाँ पे कल हमने बात करी थी, कल परसों के DNA में 26 दिसंबर के, कि जैसे मालदीव्स की बात कर रहे थे कि रानी बाग के जितने साइज की कंट्री मतलब है, हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स इतने बड़े बड़े हैं जितनी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का साइज नहीं है, ठीक है, सिंगापुर और ये सब का। तो ऐसी अवस्था में एक MP अपने जो इलेक्टेड हैं उनको सैलरी मिल रही है पार्लियामेंट से, ठीक है। वो किस हिसाब से वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो इशू हैं, कहीं पे नल नहीं है तो कहीं पे संसद आदर्श ग्राम योजना का काम चल रहा है, कहीं पे जनता की और पिटीशंस हैं, तो ऐसी अवस्था में वो कैसे काम कर पाएंगे, ठीक है। मतलब एक वे से वो लॉयर्स की सर्विस भी कर रहे हैं प्राइवेट, और दूसरा वो अपनी प्राइवेट सर्विस एक वे से गवर्नमेंट की सेवा में भी हैं, यानी कि गवर्नमेंट की सेवा एज इनसोफार एज सेक्शन 2C ऑफ POCA इज कंसर्न्ड। तो इसी के लिए सम ऑफ दीज लॉ मेकर्स इवन होल्ड कॉर्पोरेट रिटेनरशिप। ये क्या होता है, यानी कि जो कंपनीज हैं वो एक लॉयर मतलब लीगल एडवाइजर फर्म को हायर करती हैं, लीगल एडवाइजर, जैसे कि प्राइस वाटर हाउस कूपर्स है, ठीक है। ये सारे लीगल मैटर्स जो होंगे किसी कंपनी के, कोला लिमिटेड के या ओला लिमिटेड, जिसके भी हैं, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम मैंने ये नाम लिया है, तो उनके काम करेंगे उनके लिए। अब अगर मान लो कि कोई केस आता है कोला के खिलाफ ही, जैसे कि पानी ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर लिया कोला ने या किसी ने, ठीक है, तो उस केस में MP उसके फेवर में वोट करेंगे या उसके अगेंस्ट वोट करेंगे, यानी कि अपना क्लाइंट जो है कोला उसकी फेवर करेंगे या अपना जो सिटीजन क्लाइंट है, ध्यान से समझना, अपना जो सिटीजन क्लाइंट है उसकी सेवा करेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी मामला है। लेकिन
एक रीडिंग बिटवीन द लाइंस अगर जेवियन स्टाइल में हम करें, ये कह रहे हैं कि दे अपीयर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो व्हाट्स द हार्म इन दैट, दे आर पार्लियामेंटेरियंस अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। पार्लियामेंटेरियंस अलग है, ठीक है, पार्लियामेंट इज अ सेपरेट बॉडी, गवर्नमेंट इज अ सेपरेट बॉडी, यानी कि एग्जीक्यूटिव एंड योर जुडिशरी इज अ सेपरेट बॉडी, पार्लियामेंट हो गया लेजिस्लेचर। तो सैलरी तो वो पार्लियामेंट से ले रहे हैं, अपीयर वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं, अब दोबारा काउंटर पॉइंट दे रहा हूं इसका, कहीं ना कहीं आप देखो देयर इज एन ऑर्गेनिक लिंकेज बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम, ठीक है। इसी के चलते कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक क्लियर केस है। अब दूसरी डायमेंशन सुनना, दूसरी डायमेंशन क्या है कि ये जो सर्विस स्पिरिट है ना, पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है, ये एक वे से अगर हम ये देखें कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कह रही है, अगर एमएलएज एमपीज अपना किसी की, मतलब मान लो कि किसी की फैक्ट्री है, किसी का टीवी न्यूज चैनल है, सारा काम धंधा अपना छोड़ के बैठ जाएंगे, तो फिर कहीं ऐसा नहीं होगा कि दे विल बी ओवरली डिपेंडेंट ऑन द पब्लिक सर्विस या फिर सैलरी दे आर गेटिंग, फिर सैलरी हाइक की डिमांड होगी कि सैलरी बढ़ाई जाए, ठीक है। फिर पब्लिक एक वैसे एमेच्योर पॉलिटिशियन है हमारी कंट्री में, AMATEUR, एमेच्योरिश पॉलिटिशियंस होते हैं, मतलब कि वो साइड बाय साइड अपना और काम भी कर सकते हैं, यानी कि वो अपना इसको प्रोफेशन नहीं बनाते हैं। पॉलिटिक्स को प्रोफेशन बनाने से क्या होता है, कई बार, मतलब जैसे अपने पे ही एग्जांपल दे लेता हूँ, आई डोंट हेजिटेट। जैसे क्या होता है कि अगर हम इसे प्रोफेशन ही बना लेंगे तो फिर मतलब पहले मैं अच्छे अच्छे फ्री कोर्सेज बनाता था, फिर पेड हो जाएंगे, फिर ये दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे भी ऐसा एक रिस्क है कि कहीं मतलब ओवरली डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो प्रोफेशनल हो जाएंगे, तो प्रोफेशनल हो जाएंगे तो फिर क्रिटिसिज्म होगा, करप्शन के भी चार्जेस हो जाते हैं कई बार। तो इसीलिए साइड बाय साइड उन्हें अपना जो भी उनका प्रोफेशन है, जो उनका ऑक्यूपेशन है, ऑन अ सीरियस नोट उन्हें उसमें रहने देना चाहिए, ठीक है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये लॉयर्स का जो काम है ना, और बिजनेस, किसी की बिस्किट फैक्ट्री हो, किसी का टीवी चैनल हो या कुछ भी हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टीवी चैनल में भी आप ये कह सकते हो, यदि किसी का कंट्रोलिंग स्टेक है, 51% से ज्यादा किसी का हिस्सा है, और वो टीवी चैनल में अगर सरकार विरोधी न्यूज आ रही है, तो भी हम एक वैसे ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है, उसमें भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ जाएगा, आर्टिकल 19 और ये सब आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली वो एक वैसे सरकार के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। जैसे कि मान लो किसी कोला कंपनी का केस आया, सरकार के खिलाफ केस है, सरकार ने पेनल्टी लगाई थी, और दूसरी तरफ वो एमपी एमएलए जो भी हैं वो सरकार के एक वैसे ऑर्गेनिक सिस्टम है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में, एमपीज दे बिकम मिनिस्टर्स, एमएलएज आल्सो दे बिकम मिनिस्टर्स एंड दे वोट फॉर देयर पॉलिटिकल पार्टी आल्सो। तो ये एक दिक्कत का काम है, ठीक है। यहाँ पे इसी के चलते ये पिटीशन फाइल किया जा रहा है। व्हाइल एन एडवोकेट शुड बी फुली डेडिकेटेड टू हिज प्रोफेशन, एडवोकेट अपने प्रोफेशन में फुली डेडिकेटेड होना चाहिए। पता लगे किसी एडवोकेट का कोई क्लाइंट हार गया, ठीक है, पता लगे कि वो जो एडवोकेट है वो एमपी भी थे। और फिर दूसरी चीज है डिक्लाइनिंग अटेंडेंस इन दी पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव बॉडीज। तो कई बार ये भी तो हो सकता है ना कि एमपी जो है वो वकालत कर रहे हैं और उधर पार्लियामेंट से छुट्टी ले रहे हो। तो जो एक वे से रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइंट की तरफ वर्सेस सिटीजन क्लाइंट की तरफ, दोनों में से किसकी तरफ ज्यादा होनी चाहिए अगर ऐसा काम कोई कर रहा है। तो एक वे से अटेंडेंस, जो डिक्लाइनिंग अटेंडेंस है वो एक इशू ले सकते हो। फिर डिक्लाइनिंग अटेंशन इन दी हाउस, भाई कोई क्लाइंट का फोन आ गया वहां पे, तो ये भी तो दिक्कत है। चलो वो तो ठीक है, 21st सेंचुरी है, व्हाट्सएप सब चलते रहता है। लेकिन ये है कि जहां तक मतलब गवर्नमेंट और पार्लियामेंट का सवाल है कि एक वे से दे हैव टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, ठीक है, पार्लियामेंटेरियंस। एट द सेम टाइम दे आर इन अ वे आर्ग्यूइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो ये गलत है। तो ये देखेंगे अब सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है या बार काउंसिल ऑफ इंडिया कमेटी क्या कहती है। जीएसटी कलेक्शंस goes down again। कल एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल के सामने I got across this thing, वहां पे क्या हुआ कि उस पे लिखा हुआ था गर्लफ्रेंड स्मॉल टेंट्रम्स, यानी कि जीएसटी कभी हाँ कभी ना कर रहा है, मतलब कि कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। अब जीएसटी ऑन अ लाइटर नोट, कोई जज्बाती नहीं होगा इस पे, कलेक्शन इन नवंबर फेल फर्दर टू 80,808 करोड़ फ्रॉम रुपीज 83,346 करोड़ इन अक्टूबर, ठीक है। ये वही होता है, कभी हाँ कभी ना, कभी मान गए कभी रूठ गए। देन द टोटल कलेक्शन अंडर द जीएसटी फॉर नवंबर दिस थिंग टोटल, ये अब इस पे कुछ ज्यादा ये नहीं है। बेसिकली ये जो रीजंस हैं हमें ये देखने हैं। रीजंस क्या है, रिडक्शन ऑफ द रेट, जो इतनी सारी आइटम्स पे रेट रिड्यूस किया गया था जीएसटी का, एंड सेकंड यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट्स, यानी कि जो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है व्यापारियों को, उसके चलते वो पहले जो उन्होंने टैक्स दिया था पहली तिमाही में, जुलाई के बाद जब मतलब पहली तिमाही में नहीं, जब से जीएसटी आया था उसके बाद जो पहली तिमाही थी, क्वार्टर था जो, वो अब उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस ले रहे हैं। इसी के चलते कभी हाँ कभी ना हो रहा है, कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग हो रहा है। अदर्स पॉइंट मोर सिस्टमिक प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा कर रहे हैं क्रिटिक्स जो हैं इन द जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, हाईलाइटिंग दैट the GST Council had deferred the filing of GST return 2 and GST return 3 forms, and tax filers were wary of
जीएसटी नेटवर्क पोर्टल। तो यानी कि ये पोर्टल पे कुछ लोग एक वजह से वो कर रहे हैं कि ग्लिचेस आ रहे हैं, कहीं उनके पैसे उन्होंने टैक्स पे कर दिया लेकिन फिर भी टैक्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा रिकॉर्ड में, which has been hit by glitches initially. The government has suspended ये सब है negative message. These extensions granted by government have caused a negative message in the mind of taxpayers that due to technical glitches, GST network is not ready to keep a check on faulty taxpayers. यानी कि जो जानबूझ के अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा क्लेम कर रहे थे, पीछे न्यूज आ रही थी। मोटे मोटे तौर पे एक वैसे ही एग्जांपल आप यूज कर सकते हो कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन में जो ग्लिचेस हैं उसके चलते जो एक वैसे पॉलिसी, जैसे हमने यहाँ पे इसकी बात करी कि ये जो मॉडल है कि पायलट स्टेज पे इसे पहले टेस्ट किया जाए, नीति आयोग ने ये कहा है कि एकदम से इसे लॉन्च मत करो। सिमिलरली जीएसटी का भी पहले जीएसटी नेटवर्क वगैरह का टेस्ट होना चाहिए था, लेकिन अपने आप में ये एक बोल्ड डिसीजन है ऐसी कंट्री में जहां पे कि मतलब पॉलिसी पैरालिसिस के चार्जेस पहले लग रहे थे। तो ऑनरेबल ग्रेट प्राइम मिनिस्टर की अगुवाई में ये चल रहा है, लेकिन फिर भी इसे दुरुस्त करना एक वजह से जिम्मेवारी थी सरकार की, हम कह सकते हैं। देन 40,000 करोड़ फॉरेस्ट फंड इन लिम्बो। अब गाइस इसका एनालिसिस करते हैं, आप थोड़ा लिम्बो से जाग जाना। इसमें क्या है, मोर देन अ ईयर आफ्टर यूनियन गवर्नमेंट ब्रॉट इन अ लॉ, एक साल से ज्यादा हो गया जब ये कैंपा बिल लाया गया था। ये कोका कोला या कैंपा नहीं है, ये कुछ और कैंपा है। यहाँ पे क्या है, कॉम्पेंसेटरी एंड एफॉरेस्टेशन फंड बिल है इसका नाम बेसिकली, कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। अब क्या होता है, कोई हाईवे जाना है या कोई SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनानी है, उसके लिए काफी सारी लैंड एक्वायर करी जाती है, ठीक है, और वो जो लैंड में सारे फॉरेस्ट हैं वो काटने पड़ेंगे। इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए जो कंपनी ये लेके आ रही है ना SEZ, उसे बोला जाता है कि ये कॉस्ट दो, ठीक है, कि मतलब इसके हम इसे मुआवजा करेंगे, मतलब कॉम्पेंसेटरी फॉरेस्टेशन करेंगे, इसके लिए आप पैसे इसमें जमा करो। तो ऐसा करते करते ये इस फंड में 42,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन पेड़ नहीं लगाए जा रहे, ठीक है। अब ये पैसा एक वजह से पेड़ भी नहीं, अगर पेड़ लग गए होते तो पेड़ थोड़े बड़े हो गए होते, ठीक है, लेकिन अभी ये पैसा एक वजह से वेस्ट पड़ा है। तो इसके चलते अब ये कहा जा रहा है कि वेस्ट क्यों पड़ा है। पहले इसके प्रावधान समझ लेते हैं। जो पॉलिटिका प्रॉमिस यू की धीरे धीरे करके हम सारे बिल्स यहाँ पे देखेंगे इस यूट्यूब चैनल पे ही, राइट। तो ये पेनल्टीज करेक्ट करी जाती हैं, जैसे कि किसी ने पेड़ ज्यादा काट दिए, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जैसा मैंने बताया SEZ वगैरह। अब कैंपा बिल के अंडर CAF फंड बनाया गया, उसका थोड़ा बहुत देखते हैं। गवर्नमेंट सेज ओनली 1827 करोड़ रुपए डिसबर्स करे गए हैं, यानी कि आवंटन करे गए हैं स्टेट, क्योंकि स्टेट लेवल पे ही पेड़ पौधे उगाए जाएंगे, अब सेंट्रल लेवल पे तो उगाए नहीं जाएंगे, राइट। तो इसीलिए इनको पैसे जो है डिसबर्स करे जाते हैं। लेकिन द बिल विच एस्टैब्लिशेस नेशनल क्या क्या एस्टैब्लिश करता है बिल, ध्यान देना, नेशनल कॉम्पेंसेटरी ऑफ एफॉरेस्टेशन फंड एंड सिमिलर फंड एट दिस लेवल ऑफ द स्टेट ऑल्सो, राज्य सरकारों के स्तर पे भी। सॉ हीटेड डिबेट इन द पार्लियामेंट लास्ट ईयर। उस टाइम के जो मिनिस्टर थे, मतलब एनवायरमेंट मिनिस्टर थे मिस्टर अनिल देव, उनकी तो डेथ हो गई। तो एक वजह से इट वाज फाइनली पास्ड आफ्टर द एनवायरमेंट मिनिस्टर एश्योर्ड द हाउस इन द पार्लियामेंट दैट ऑल ऑब्जेक्शंस रेज्ड सच एज प्रोविजन ऑफ द बिल वेस्टिंग ग्रेटर पावर्स इन द फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी देन ऑन द रेजिडेंट ट्राइबल पीपल। यानी कि हमने तेंदू लीव्स के बारे में जो एक चीज स्टडी करी थी एक महीना नवंबर में शायद, उसमें क्या था, फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी ये सैंक्शन देगी कि क्या पेड़ काटे जाने हैं क्या नहीं काटे जाने हैं, ठीक है। कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन होगा तो कहाँ पे होगा, कहीं मतलब वेस्ट लैंड पे करा दिया जाता है। ये इतनी सारी जो फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी को पावर्स दी गई हैं, उसके खिलाफ ऑपोजिशन मेंबर्स ने इस पे विवाद खड़ा किया था कि ट्राइबल पीपल को उनके जो ट्राइबल राइट्स हैं और जो पेड़ पौधों के साथ उनका लगाव है उनको हक दिया गया था, ग्राम सभा को हक दिया जाता है ट्राइबल एरियाज में, और वैसे भी और जनजातियां जहाँ पे जंगल के आसपास या पेड़ों के साथ रहती हैं। तो ये राइट्स ट्राइबल पीपल से लेके फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी में वेस्ट कर दिए थे। तो उस टाइम मिनिस्टर ने ये एश्योरेंस दिया था, एनवायरमेंट मिनिस्टर ने, कि ये सारी जो आपत्तियां हैं, ऑब्जेक्शंस हैं, इनको सही ढंग से इनका निपटारा किया जाएगा, निवारण किया जाएगा। द पॉसिबल वायलेशन ऑफ ट्राइबल राइट्स एंड ग्राम पंचायत नॉट हैविंग द फाइनल से, ग्राम पंचायत से फाइनल से लेके फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी में दे दी, ठीक है। तो डिसाइडिंग व्हाट फॉरेस्ट कुड बी ग्रोन, यानी कि काट दिया आपने कोई अच्छा पेड़, ठीक है, और उसकी जगह लगा दिया कोई और ऐसे ही मतलब ठीक ठाक सा पेड़, वुड बी एड्रेस्ड विद इन दी रूल्स। अब उन्होंने कहा था कि रूल्स के इसमें रूल्स में एड्रेस करा जाएगा। अब एक्ट और रूल का डिफरेंस तो समझते हो, इतना टाइम हो गया सुनते हुए। एक्ट होता है पेरेंट, ठीक है, रूल होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी और ये सब जो मतलब मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। एक्ट होता है जो एक बार पार्लियामेंट ने बना दिया, जो हमने ट्रिब्यूनल के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करी थी थोड़े दिन पहले, ठीक है। तो ये चीज है। सेवरल मेंबर्स हैड आल्सो रेज्ड डाउट्स वेदर इट वुड लीड टू एन इकोलॉजिकली सस्टेनेबल, मतलब एक पेड़ 40 साल का पेड़ था, उसे आपने काट दिया और यहाँ पे बच्चों सा पौधा लगा दिया, ठीक है, उसे आप रोज जैसे स्कूल में लगा के आए थे सैपलिंग, पानी देने जाते हो नहीं देते, वो अपने आप बड़ा हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे अब छोटे छोटे पेड़ पौधे कितना उतना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर पाएंगे जितना एक बड़ा वृक्ष कर रहा था? नहीं कर पाएंगे ना, इसीलिए ये कह रहे हैं यहाँ पे। एंड वेदर ट्राइबल पीपल वुड नॉट बी परसिक्यूटेड बाय ऑफिशियलडम, यानी कि उनका प्रताड़न नहीं होगा, मतलब एक वैसे ट्राइबल पीपल को कोई सैंक्शन दो और ये सब करो, ठीक है। अंडर द गार्ब ऑफ रीजेनरेटिंग फॉरेस्ट, यानी कि ट्राइबल पीपल को बोल दिया कि आप यहाँ से खाली करो ये और यहाँ पे पेड़ पौधे उगाने हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी आपत्तियां मिनिस्टर ने कहा था कि इनका निवारण किया जाएगा, लेकिन अभी तक क्योंकि एक मतलब आपत्तिजनक एक घटना हो गई, उनकी डेथ ही हो गई, तो उसके चलते ये मामला अभी इन लिम्बो है। तो जहां तक अगर हम एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में कहा था कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जाए, उसी के बाद ये काम चालू हुआ कैंपा बिल को पास करने का, और अभी ये चीजें अभी भी एक वैसे दे हैव नॉट बीन टेकन केयर ऑफ। तो एक वैसे ये मामला जो है फाइनेंस या जैसे फाइनेंस कमीशन है या कोई भी एफॉरेस्टेशन के बेसिस पे वो आवंटन करते हैं, मतलब कि कितने, जैसे कि कोई हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है जहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है, तो उनमें क्या कहा जाता है कि इनको ये प्रिजर्व करने के लिए, ताकि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के पास में भी ऑप्शन है कि पूरा का पूरा पहाड़ काट के फ्लैट करके प्लेटू करके उसे इंडस्ट्री लगवा दो, लेकिन वो ऐसा ना करें क्योंकि एक वैसे कार्बन सिंक है, यहाँ पे कार्बन काफी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है, इकोलॉजिकल आइलैंड्स हैं ये हमारी कंट्री के, तो इसीलिए इनको कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। मतलब फाइनेंस कमीशन का एक क्राइटेरिया होता है कि किस राज्य में कितनी ज्यादा एफॉरेस्टेशन है, उसको थोड़ा सा इंसेंटिव दिया जाता है ताकि वो इंडस्ट्रियलाइज ना करें, ताकि वो दिल्ली और ये सारी एरियाज की तरह पॉल्यूटेड ना हो जाए, राइट। तो अब 42,000 करोड़ रुपए छोटा सम नहीं है, तो एक वैसे फाइनेंस कमीशन या कोई इसमें एक वैसे टिप्पणी देंगे तो हम देखेंगे उसे। देन कमिंग टू दिस थिंग, इशू बेस्ड एनालिसिस पॉलिटी करंट अफेयर्स, ये आप पढ़ सकते हो। बिल एस्टैब्लिशेस नेशनल एंड स्टेट कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, क्या क्या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इसने क्रिएट किया है। बिल एस्टैब्लिशेस नेशनल कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट। तो हर राज्य में भी पब्लिक अकाउंट होता है। These funds will receive payments for compensatory afforestation, net present value and other project specific payments. National fund will receive 10% of these funds and states funds will receive remaining 90%. अब एक और criticism इसका हम देखेंगे, ये समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा plain vanilla language है। There are several factors other than the administration of funds. क्या क्या factors हैं which affect the compensatory मतलब मुआवजा पूर्वक एक वैसे मुआवजा करने मतलब भरपाई करने के लिए एफॉरेस्टेशन जो करी जाएगी। 10 पेड़ काटे हैं उसकी जगह 10 छोटे छोटे पौधे या 100 या 1000 लगाने होंगे, ठीक है। जैसे मेट्रो दिल्ली में बना था, तो अगर मान लो 1 लाख बड़े पेड़ काटे गए थे या 10 काटे गए थे, तो उसकी जगह 70 लाख 80 लाख सैपलिंग्स लगाए गए थे। तो ये चीज है, और इसकी जगह कितने बचेंगे सैपलिंग्स, ये भी तो एक दिक्कत है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इनमें भी तो होता है, राइट, प्लांट मोर्टेलिटी रेट, और फिर ट्री मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लैक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। देन तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, इसे कंटिन्यू करते हैं। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स लैक द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी। अब स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखिए गाइस, ये इसका क्रिटिसिज्म ना 42% 14th फाइनेंस कमीशन ने जो पैसे दे दिए थे राज्य सरकारों को टैक्सेबल डिस्ट्रीब्यूशन का, क्रिटिसिज्म तब भी हुआ था कि इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है राज्य सरकारों के पास में, तो कहीं इतना ज्यादा पैसा देने से शॉर्ट टर्म में राज्य सरकारों पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के चलते करप्ट एक वैसे फेडरलिज्म करप्शन एट दी फेडरल लेवल बढ़ ना जाए। फेडरल लेवल मतलब ये स्टेट लेवल जो है, छोटे नीचे वाला लेवल जो है, यूनियन ऊपर नीचे फेडरल, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के चलते एक वैसे कहीं करप्टिव फेडरलिज्म ना हो जाए, यानी कि राज्य सरकारों के लेवल पे करप्शन ना बढ़ जाए, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन कैपेसिटी नहीं है। तो इसे कंटिन्यू करते हैं, पार्ट 2 में इसका होलिस्टिक एनालिसिस करते हैं, क्योंकि 1 घंटे का फिर पार्ट हो जाएगा तो मतलब आप लोग भी बीच में सो जाओगे। तो कंटिन्यू करते हैं गाइस, प्लीज फॉलो अप।